वेलकम इन स्टडी टाइम। आज केमिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर 10 को के टॉपिक राउट्स लॉ को स्टडी करने जा रहे हैं। बेसिकली ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर जो है रिलेट करता है सॉल्यूशन और कोलाइड से। तो बेसिकली राउट्स लॉ डिटरमिन करता है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर और उसमें होने वाली कमी के से रिलेटेड है, जिसमें सॉल्यूशन के अंदर आपको पता है कि जब भी कोई हम सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक सॉल्वेंट होता है जिसके अंदर किसी सब्सटेंस को डिसॉल्व किया जाए और वो लार्ज क्वांटिटी में होता है। तो ऐसा सॉल्वेंट नॉर्मली जो लिया जाता है वो वोलेटाइल सॉल्वेंट कहलाता है। वोलेटाइल सॉल्वेंट सॉल्वेंट वो होता है जो रूम टेम्परेचर पर आसानी से ऑपरेट हो सके। सपोज करें इसके मॉलिक्यूल्स जो है उनको हम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो किसी क्लोज कंटेनर की सरफेस में मौजूद है, और ये तमाम के तमाम इसकी सरफेस पे मौजूद मॉलिक्यूल जो है वो हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिए। अब जब हम किसी सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करते हैं तो इसमें किसी नॉन वोलेटाइल सल्यूट को ऐड करते हैं। अब सल्यूट की क्वांटिटी आपको पता है सॉल्वेंट की क्वांटिटी से हमेशा कम होती है। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हमेशा ज़्यादा होते हैं और सल्यूट के मॉलिक्यूल हमेशा कम होते हैं। अब इससे इफेक्ट क्या पड़ता है? इसी क्लोज कंटेनर में अगर हम सल्यूट के पार्टिकल को भी ऐड कर दें और जिनके पार्टिकल को हम बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये इनमें से कुछ सल्यूट के पार्टिकल इस सरफेस के ऊपर मौजूद होंगे, जिनको मैं यहाँ बी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो अब ये सल्यूट के पार्टिकल की प्रेजेंस की वजह से होता क्या है कि यहाँ पे जो सरफेस है इस पे जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं उनकी तादाद प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले में कम हो जाती है। ये प्योर सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है, और जैसे कि आपको मालूम है कि जब सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होती है तो उसके अंदर सॉल्यूट भी मौजूद होता है और सॉल्वेंट भी मौजूद होता है। तो यहाँ पर जो ए है वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो मैंने ब्लैक कलर से बी शो किया है ये सल्यूट के मॉलिक्यूल को शो कर रहा है। तो हम बताना क्या चाह रहे हैं, होता यह है कि रूम टेम्परेचर पे ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है ये वेपराइज हो रहे होते हैं या वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, और ये वेपर्स वापस कंडेंस होके इसकी सरफेस पे लिक्विड की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। तो ये एक तरह से इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखते हैं। अब जब सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होती है तो सॉल्यूशन के अंदर भी यही प्रोसेस हो रहा होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन में सल्यूट भी प्रेजेंट है, लिहाजा सल्यूट के प्रेजेंस की वजह से यहाँ जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले में कम हो जाती है। तो आप ऐसे समझ लें कि यहाँ पर भी वेपर प्रेशर लिक्विड का जनरेट तो होगा, लेकिन इस वेपर प्रेशर में ए के मॉलिक्यूल्स जो है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर थोड़े से कम हो जाएंगे। तो राउल्स ने ये डिटरमिन किया कि राउल्स ने ये कहा कि जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल है। तो जैसा कि मैंने बताया कि x1 जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। तो जब हम सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करते हैं तो इसमें इन्वॉल्व हो जाता है सल्यूट का मोल फ्रैक्शन भी इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे परसेंटेजेस का सम 100 होता है, ऐसे मोल फ्रैक्शन का सम जो है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। अगर कंपोनेंट और भी ज्यादा हो जाए, सल्यूट
एक से ज़्यादा हो तो फिर उसके मोल फ्रैक्शन को भी इसमें ऐड किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ दो कंपोनेंट हैं इस सॉल्यूशन में, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। तो इन दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 के इक्वल ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ x1 की वैल्यू फाइंड कर लें इस इक्वेशन से, तो x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2, इसको आप x2 को राइट साइड पे मूव कर दें और इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ। तो यहाँ x1 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1। तो हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम P नॉट टाइम्स 1 माइनस x2 हो जाएगा। सो अगर इस ब्रैकेट को मैं ओपन कर लूं, ये हो जाएगा P इज इक्वल टू P नॉट, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको x2 से, ये हो जाएगा P नॉट टाइम्स x2। P नॉट की वैल्यू को राइट साइड पर ट्रांसफर कर दें ताकि P माइनस P नॉट की वैल्यू फाइंड की जा सके। जब सॉरी इसको लेफ्ट पे और इसको राइट, तो P नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पर P नॉट x2 इज इक्वल टू P नॉट माइनस P। देखिए P नॉट जो है यहाँ रिप्रेजेंट करता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और P जो है रिप्रेजेंट करता है प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को। तो इनके डिफरेंस को हम डेल्टा P से डिनोट कर सकते हैं। तो इससे ये पता चला कि डेल्टा P जो है वो P नॉट टाइम्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल है। इस इक्वेशन से एक बात और भी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो किस पर डिपेंड कर रही होगी, x2 पर। P नॉट कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को अगर यहाँ से मैं रिमूव कर दूं तो डेल्टा P इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, x2। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आगे चल के हम यूज करेंगे। तो यहाँ आप ये समझ लें कि जो सॉल्यूशन में अगर हम किसी किस्म की भी इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे प्योर सॉल्वेंट में, तो जो वेपर प्रेशर में कमी आएगी वो डिपेंड करेगी इस बात पर कि आपने सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट ऐड किया है, उस क्वांटिटी पर डिपेंड करेगी। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब मैं आपको रिमाइंड करने के लिए बता देता हूँ कि मोल फ्रैक्शन जो है दरअसल किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है, अमाउंट, ये कंसंट्रेशन का यूनिट भी है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, या मोल ऑफ, अमाउंट को इन टर्म्स ऑफ मोल लिख लें, मोल ऑफ सॉल्यूट ओवर टोटल मोल्स। टोटल मोल्स ऑफ व्हाट, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये मोल फ्रैक्शन होता है। तो टोटल मोल एक क्वांटिटी है जो कि सॉल्यूट के और सॉल्वेंट दोनों के मिकदारों के बराबर, सम के इक्वल है। तो इस वजह से ये बड़ी अहम बात है कि हम मोल से मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करके इस तरह से, तो दिस इज नोन एज ट्रांसफर। तो आज स्टूडेंट हमारे टॉपिक यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम इससे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। वीडियोस हमारे लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें और इसको आगे अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। थैंक यू।